तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आप सभी को जो स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल का कोई कोर्स कर रहे हैं, नर्सिंग का कोई कोर्स कर रहे हैं या फार्मेसी का कोई कोर्स कर रहे हैं, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट लेक्चर्स पर वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। इस सेशन में न्यूरॉन सीरीज, इस समय हमारी न्यूरॉन सीरीज चल रही है। न्यूरॉन सीरीज के दौरान हम इम्पोर्टेंट टॉपिक एनाटॉमी फिजियोलॉजी से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं। चलिए आज की एक पॉजिटिव थॉट के साथ में क्लास की शुरुआत करते हैं। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता है, हारता वही है जो लड़ा नहीं। स्टूडेंट्स हमेशा इस बात को याद रखिएगा, आपका लक्ष्य आपके साहस से बड़ा नहीं होता है। यदि आपने अपना कोई लक्ष्य बना रखा है तो उसको पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और उसको हार हार के या उसको हारने के डर से बेटा छोड़ना नहीं है। लक्ष्य के पीछे पड़ जाइए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करिए, साहस के साथ में, पेशेंस के साथ में मेहनत करिए। एक दिन आपको अपना लक्ष्य जरूर मिलेगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पेनक्रियास के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेनक्रियास क्या है? पेनक्रियास इज द ऑर्गन एंड ए ग्लैंड। इट इज सॉफ्ट, लोब्यूलेटेड एंड इलोंगेटेड ऑर्गन। याद रखिएगा पेनक्रियास क्या है? पेनक्रियास एक डाइजेस्टिव ऑर्गन है और डाइजेस्टिव ग्लैंड भी है। और पेनक्रियास को ही हम क्या कहते हैं? असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन के नाम से जानते हैं। अब असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन क्यों कहते हैं? क्योंकि पेनक्रियास का रोल डायरेक्टली नहीं है भोजन को डाइजेस्ट करने में, या हम दूसरी भाषा में कहें तो फूड जब हम इनटेक करेंगे तो फूड कभी भी पेनक्रियास के अंदर नहीं जाएगा। फूड ओनली एलिमेंट्री ट्रैक्ट में जाता है। लेकिन पेनक्रियास से निकलने वाला जूस, पेनक्रियाटिक जूस, ये आता है आपके ड्यूडेनम में, जो कि एलिमेंट्री ट्रैक्ट का ही पार्ट है, जहां से होकर के फूड गुजर रहा है। तो पेनक्रियास से निकलने वाला जो पेनक्रियाटिक जूस है, उसका काम है डाइजेशन करना, प्रोटीन्स का डाइजेशन करना फूड के अंदर। इसीलिए उसको रखा गया इसमें असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन में। डायरेक्ट डाइजेस्टिव ऑर्गन नहीं है ये, असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। याद रहेगा, असेसरी का मतलब समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी शेप पे अगर सवाल आएगा तो इसकी शेप कैसी होती है? ये जे शेप का होता है। इसकी शेप की बात करें तो इसकी शेप क्या है? इट इज ए जे शेप ऑर्गन। किस शेप का होता है ये? जे शेप का होता है। लोकेशन की बात करें तो लोकेशन होती है इसकी एपिगैस्ट्रिक रीजन और लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट का मतलब हो गया लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, याद रखिएगा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में ये प्रेजेंट होता है। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन कहाँ हो गया? जैसे कि ये एब्डोमिनल कैविटी बना दी मैंने, क्या बना दी? ये थोरेसिक कैविटी डायफ्राम हो गया और नीचे हो गई एब्डोमिनल कैविटी, ये अम्लाइकस, ये अम्लाइकस। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी को 9 अलग अलग रीजन में बांटा गया है, 9 अलग अलग पोर्शंस में बांटा गया है, जिनको हम 9 रीजन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। इसको मैं प्रीवियस अपने 2 से 3 लेक्चर्स में आपको समझा चुका हूं, तो आप वहां देखिए इसको। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है नंबर 1 और नंबर 2 पर जो रीजन रहेगा, इन्हें हम कहते हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन और एपिगैस्ट्रिक रीजन। इस रीजन को, यानी इस जगह, लगभग इस जगह, इस रीजन को क्या करेगा? ये ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, अपर लेफ्ट अपर हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन और एपिगैस्ट्रिक रीजन को ये ऑक्यूपाई करता है। उसके अलावा ये ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होता है, याद रखिए ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होता है इन पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, यानी ये रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। याद रखिएगा पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल का मतलब क्या हो गया? ये एक क्या है? रिट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन है। याद रखिएगा क्वेश्चन आता है, रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, क्वेश्चन लिख लीजिए। रिट्रो मींस पीछे, एब्डोमिनल कैविटी के, पेरिटोनियल कैविटी के पीछे, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, याद रहेगा। उसके बाद इट इज प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ L1 और L2 वर्टिब्रा। तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन हम क्या लिखेंगे? एट द लेवल ऑफ L1 एंड L2 वर्टिब्रा इट इज सिचुएटेड एट एपिगैस्ट्रिक एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन एंड ट्रांसवर्सली इनटू द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके वेट की बात करें तो इसका वेट कितना होता है बेटा? लगभग 90 ग्राम। स्टूडेंट्स इसका वेट कितना होता है? लगभग 90 ग्राम इसका वेट होता है। लेंथ की बात करें तो लेंथ 15 से 20 सेंटीमीटर की लंबाई होती है, 3 सेंटीमीटर की चौड़ाई होती है और इसकी 2 सेंटीमीटर की थिकनेस होती है। याद रहेगा। ये पेनक्रियास की मैंने आपको क्या बता दी? जनरल फीचर बता दिए। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। टाइप्स पे सवाल आता है तो टाइप में पेनक्रियास क्या है? एक ग्लैंड है, लिख लीजिए। पेनक्रियास क्या है? एक ग्लैंड है। तो ग्लैंड होने के साथ साथ ये 2 तरह से वर्क कर रहा है, एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी। अपनी बॉडी में भी 2 तरह की ग्लैंड होती है, एक एंडोक्राइन
और एक एक्सोक्राइन। ठीक है, कौन कौन सी ग्लैंड होती हैं? एक एक्सोक्राइन, लिख लीजिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, लिख लीजिए, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती हैं? जिनमें डक्ट होती है, डक्ट इज प्रेजेंट, डक्ट इज प्रेजेंट। और एंडोक्राइन ग्लैंड डक्ट लेस होती हैं, डक्ट लेस होती हैं, इनके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की डक्ट नहीं होती। एक्सोक्राइन ग्लैंड अपने टारगेट ऑर्गन तक अपने सीक्रेशंस को छोड़ती हैं बाय द हेल्प ऑफ डक्ट। ठीक है, सीक्रेशन को कहां छोड़ती हैं? टारगेट ऑर्गन पर, टारगेट ऑर्गन पर बाय द हेल्प ऑफ डक्ट, बाय द हेल्प ऑफ डक्ट। बट ये एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस होती है, तो ये डायरेक्टली क्या छोड़ती हैं? हॉर्मोन्स को, डायरेक्टली हॉर्मोन्स को छोड़ती हैं टारगेट ऑर्गन में ब्लड के थ्रू। किसके थ्रू जाते हैं इसमें? ब्लड के थ्रू। तो डायरेक्टली हॉर्मोन्स को कहां छोड़ती है? ब्लड में। या डायरेक्टली अपने सीक्रेशंस को कहां छोड़ती है एंडोक्राइन ग्लैंड? ब्लड में, जिससे अपने टारगेट ऑर्गन तक ये जा सके। तो ये दोनों की तरह काम करता है, याद रखिएगा, पेनक्रियास दोनों की तरह वर्क कर रहा है, एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी। एक्सोक्राइन की तरह कैसे काम कर रहा है? तो एक्सोक्राइन फंक्शन के दौरान ये पेनक्रियाटिक जूस निकालता है, पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस निकालता है। ठीक है, इसको हम पेनक्रियाटिक जो जूस है ये क्या करेगा? हेल्प करेगा, मेनली हेल्प करेगा, मेनली डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स में, प्रोटीन्स का जो हमने फूड इंटेक किया, जो फूड हमने लिया, तो फूड में जो उपस्थित प्रोटीन है, फूड में उपस्थित जो प्रोटीन है, उनका मेनली क्या करेगा? डाइजेशन करेगा। मेनली क्या करेगा? डाइजेशन करेगा। याद रहेगा, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। यदि आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा हो तो उसको लाइक जरूर करते रहें, और पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो पॉजिटिव कमेंट करिए, आपको कोई अगर प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो उसे आप कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको 100% दूंगा। और मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस को इसी तरह से प्यार देते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। चलिए अब बताता हूं मैं आपको एंडोक्राइन फंक्शन के बारे में। एंडोक्राइन फंक्शन के दौरान बेटा ये क्या करेगा? ये सीक्रेट करेगा क्या? हॉर्मोन्स। याद रखना, हॉर्मोन्स सीक्रेट करेगा, हॉर्मोन्स सीक्रेट करेगा। इसके अंदर स्पेशल सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? स्पेशल सेल्स होती हैं। एल्फा सेल, कौन कौन सी? एक होती है एल्फा सेल, एक होती है बीटा सेल, और एक होती है डेल्टा सेल। ठीक है, ये तीन सेल आप समझिए, एल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। एल्फा सेल क्या करती हैं? एल्फा सेल एक हार्मोन निकालती है जिसका नाम है ग्लूका ग्लूकागोन। बीटा सेल निकालती है इंसुलिन, ये क्वेश्चन भी आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इंसुलिन। और डेल्टा सेल क्या निकालती है? डेल्टा सेल निकालती है सोमैटोस्टेटिन, सोमैटोस्टेटिन। ठीक है, तो अब देखिए ग्लूकागोन क्या करेगा, इंसुलिन क्या करेगा, और सोमैटोस्टेटिन। इसके फंक्शन बताता हूं। देखिए ग्लूकागोन, ग्लूकागोन ये क्या करता है? ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। क्या करता है ये? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करता है। याद रखिएगा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करता है। और इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन का काम क्या होता है? ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है, ग्लाइकोजन में चेंज करेगा, कन्वर्ट करेगा। याद रखना, दोनों के फंक्शन समझ में आ गए। ग्लूकागोन क्या करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है, और इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। इसीलिए इसीलिए जो शुगर के पेशेंट होते हैं, जो डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट होते हैं, उनमें इंसुलिन दिया जाता है। उसमें क्या दिया जाता है? इंसुलिन, जिससे उनके ब्लड में उपस्थित ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर सके, और ग्लाइकोजन स्टोर हो जाएगा लिवर में। कहाँ स्टोर होगा? कहाँ स्टोर होगा? लिवर में और मसल्स में। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद में अगला कौन सा हार्मोन था? सोमैटोस्टेटिन, सोमैटोस्टेटिन। इसका काम क्या होता है? सोमैटोस्टेटिन का काम होता है कंट्रोल करना, कंट्रोल एंडोक्राइन, एंडोक्राइन फंक्शन, फंक्शन ऑफ पेनक्रियास। याद रखिएगा, पेनक्रियास के एंडोक्राइन फंक्शंस को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है इसके पार्ट्स की। तो इसके टोटल 4 पार्ट होते हैं बेटा। पहला हेड, दूसरा नेक, NEC के नेक, दूसरा पार्ट है नेक, और अगला पार्ट है बॉडी, और उससे अगला पार्ट है टेल। कौन कौन से पार्ट है इसके? हेड, नेक, बॉडी और टेल। ठीक है, हेड, नेक, बॉडी और टेल। चलिए आगे देखते हैं। ये एक सुंदर सा डायग्राम पेनक्रियास का आपके सामने है, इसमें एक एक करके
मैं आपको पार्ट्स दिखाता हूं, ठीक है। देखिए इधर इधर देखिए, ये पूरा का पूरा, ये जो पॉइंटर चल रहा है, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है, ये पूरा का पूरा जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये क्या है, पेनक्रियास है। शेप कैसी है इसकी, लगभग जे शेप है। ये किस शेप का बना हुआ है, जे शेप है। और उसके अंदर अलग अलग पोर्शन में आपको हाईलाइट करके दिखाता हूं। देखिए ये पोर्शन कौन सा है, हेड है। ये कौन सा पोर्शन है, हेड। और बीच वाला जो पोर्शन है बॉडी, और लास्ट में कौन सा पोर्शन है, टेल। हेड, बॉडी और टेल, कौन कौन से पोर्शन है इसमें, एक हेड, एक बॉडी और एक टेल पार्ट। इसके ये तीन मेन पार्ट है, ठीक है, हेड, बॉडी और टेल। और फोर्थ हमने पार्ट कौन सा पढ़ा था, नेक। तो नेक वाला पोर्शन किधर, हेड और बॉडी के बीच में होता है, हेड और बॉडी के बीच में होता है नेक वाला पोर्शन, ठीक है। और यहीं पर देखो इसमें पेनक्रियास के अंदर, क्योंकि लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, याद रखना, लिख लीजिए क्या पेनक्रियास कैसा होता है, लीफ, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा, ठीक है। तो पेनक्रियास के अंदर क्या है, ये जो डक्ट जा रही है, ये जो डक्ट जा रही है, ये क्या है, ये पेनक्रियाटिक डक्ट है। इसका नाम क्या है, पेनक्रियाटिक डक्ट, जो क्या करेगी, ड्यूडेनम के अंदर, ये आप देख रहे होंगे, ये ड्यूडेनल पेपिला दिख रहा होगा आपको, ये क्या है, ये सी शेप जो पोर्शन है, इसे हम कहते हैं ड्यूडेनम। क्या कहते हैं इस पोर्शन को, ड्यूडेनम, जो कि फर्स्ट पार्ट है, काय का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। और ड्यूडेनम 25 सेंटीमीटर की लंबाई होती है, 25 सेंटीमीटर की लेंथ होती है, लिख लीजिए, ठीक है। तो ये ड्यूडेनम के अंदर क्या छोड़ता है, डायरेक्टली क्या छोड़ता है ड्यूडेनम के अंदर, अपने सीक्रेशंस को पेनक्रियास, पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू। क्या नाम है उस सीक्रेशन का, पेनक्रियाटिक जूस। क्या निकालता है पेनक्रियास, पेनक्रियाटिक जूस निकालता है, पेनक्रियाटिक जूस निकालता है, याद रहेगा, ठीक है। इधर ये आसपास क्या है, इसके पास में, इसकी टेल के पास में क्या है, स्प्लीन। स्प्लीन को हम क्या कहते हैं, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, याद रखिए, ये भी लिख लीजिए, ब्लड, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी के नाम से जानते हैं। आपको कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी सवाल मिल गए, देखिए, सब्जेक्टिव डेटा के साथ साथ, यानी आपको थ्योरी के साथ साथ बेटा एमसीक्यू भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो ब्लड बैंक ऑफ बॉडी कहते हैं। देखिए मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस पे मेरा सीधा सीधा मोटो ये है कि जो स्टूडेंट अपनी कोचिंग की फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जो स्टूडेंट किसी भी कारण से कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, इंस्टीट्यूट में नहीं जा पा रहे हैं, पढ़ने के लिए कहीं अलग कोचिंग सेंटर पे नहीं जा पा रहे हैं, वो बिल्कुल फ्री मेरे इस न्यूरॉन सीरीज के क्रैश कोर्स से एनाटॉमी फिजियोलॉजी बिल्कुल फ्री से रिवाइज कर ले। और इस समय बच्चों के पेपर भी आने वाले हैं, स्टूडेंट्स के पेपर भी आने वाले हैं फाइनल, तो ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स को देख करके और रिवीजन करें, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें और अपने टेस्ट में अच्छे से अच्छे मार्क्स हासिल करें। तो जो स्टूडेंट कैपेबल नहीं है, फाइनेंशियल भी कैपेबल नहीं है, तो बेटा आप चिंता मत करो, आपके लिए मैं हूं, चिंता मत करो, मैं आपको बिल्कुल फ्री एनाटॉमी फिजियोलॉजी मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस से पढ़ाऊंगा। बस आप मोटिवेट करते रहिए मेरे को। मोटिवेशन कैसे होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, भाई सीधी सी बात है, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हम भी मोटिवेट होंगे, हमें भी अच्छा लगेगा, और हमें भी अपने स्टूडेंट्स को नए नए गिफ्ट देने में, नए नए सरप्राइजेस देने में, और नए नए इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट लेक्चर्स देने में मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बात आती है हेड ऑफ पेनक्रियास की। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, पेनक्रियास के हेड के बारे में, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया था डायग्राम में। तो हेड क्या है, इट इज ए इनलार्ज पार्ट। ये क्या है, एक इनलार्ज पार्ट है जो लाई होता है, लाई है कॉन्केविटी ऑफ ड्यूडेनम। गौर से देखिए, ये एक क्या है, लार्ज पोर्शन है। ये देखो, ये वाला पोर्शन है हेड, जो कि ड्यूडेनम की कैविटी में है, ड्यूडेनम के पास में है। किसके पास में है, ड्यूडेनम के पास में है। इसके तीन बॉर्डर होते हैं, याद रखिएगा, तीन बॉर्डर होते हैं और दो सरफेस होती हैं। कौन कौन से, सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर, राइट लेटरल बॉर्डर, ठीक है। तीन बॉर्डर, सुपीरियर, इंफीरियर और राइट लेटरल बॉर्डर, और दो सरफेस होती है, एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात आती है नेक की। तो नेक क्या है, स्लाइटली कॉन्स्ट्रिक्टेड, ये हल्का सा कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया होता है, हल्का सा कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया होता है, और ये प्रेजेंट होता है हेड और नेक बॉडी के, हेड और बॉडी के बीच में लोकेटेड होता है, ठीक है। नेक वाला पोर्शन बताया भी था मैंने आपको, ये देखिए इस डायग्राम में, देखिए बॉडी और हेड के बीच में ये नेक वाला पोर्शन उपस्थित था, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक के अंदर दो सरफेस होती है, एक एंटीरियर सरफेस और एक पोस्टीरियर सरफेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बॉडी ऑफ पेनक्रियास। बॉडी क्या है, इट एक्सटेंड फ्रॉम नेक टू टेल, नेक और टेल के बीच में ये प्रेजेंट होता है। बॉडी वाला जो पार्ट है नेक और किसके बीच में है, नेक और टेल के बीच में, नेक सॉरी
हाँ, नेक और टेल के बीच में ये, नेक और टेल के बीच में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये ट्रायंगुलर होता है क्रॉस सेक्शन में, क्रॉस सेक्शन में ट्रायंगुलर है बेटा, याद रखिएगा। और इसके 3 बॉर्डर हैं, एंटीरियर बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर और इंफीरियर बॉर्डर। कौन कौन से? एंटीरियर बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर। और इसकी 3 सरफेस होती हैं, 3 सरफेस होती है, एक एंटीरियर सरफेस, एक पोस्टीरियर सरफेस और एक इंफीरियर सरफेस, याद रहेगा। यही सब की आपकी हेडिंग है, इन्हीं में आपको सारी चीजें नोट डाउन करके लिखनी है, इन्हीं में आपको अदर चीजों को अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टेल ऑफ पेनक्रियास की बात करें तो इसकी जो टेल है वो नैरो होती है, नैरो पार्ट होता है, नैरो पार्ट होता है जो किसके कांटेक्ट में है, मैंने आपको दिखाया भी था डायग्राम में, स्प्लीन के कांटेक्ट में। स्प्लीन को हम क्या कहते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी और ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, याद रहेगा। स्प्लीन के हाइलम में किस जगह उपस्थित होता है ये? स्प्लीन के हाइलम की तरफ होता है। तो हाइलम मींस ऐसा पोर्शन जहां से कई सारी स्ट्रक्चर एंटर या एग्जिट करती है, याद रखिएगा। पेनक्रियास का टेल स्प्लीन के इधर की तरफ है, स्प्लीन के हाइलम की तरफ है, और हाइलम वो पोर्शन होता है स्प्लीन का जहां से कई सारी यानी ब्लड वेसल, नर्व वेसल एंट्री और एग्जिट करती हैं, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिलेशंस की बात करें। देखिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में रिलेशन बहुत जरूरी है, यानी ऑर्गन के आगे पीछे क्या प्रेजेंट है। तो एंटीरियर साइड में देखें तो ट्रांसवर्स कोलन, मीजो कोलन और स्टमक, क्या क्या होता है? ट्रांसवर्स कोलन, मीजो कोलन और स्टमक होता है। पोस्टीरियर साइड में देखें तो पोस्टीरियर साइड में बाइल डक्ट, पोर्टल और स्प्लेनिक वेन, इंफीरियर वीना कावा। बेटा बोर तो नहीं हो रहे? अगर क्लास थोड़ी सी लंबी भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए, टॉपिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ध्यान लगा के पढ़िए, एंड तक वीडियो को देखना। वीना कावा, अयोटा, सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी, लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, लेफ्ट किडनी एंड हाइलम ऑफ स्प्लीन, ये सारी स्ट्रक्चर्स इसके पीछे की तरफ पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। कोलन को हम लार्ज इंटेस्टाइन, भाई कोलन पार्ट किसका है? ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, याद रखिएगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ है? एंटीरियरली प्रेजेंट है इसके, स्टमक भी एंटीरियरली प्रेजेंट है। उसके अलावा बाइल डक्ट, पोर्टल, इंफीरियर वीना कावा, मीजेंट्रिक आर्टरी, लेफ्ट किडनी और हाइलम ऑफ स्प्लीन और या सुप्रारीनल ग्लैंड, ये सभी स्ट्रक्चर इसके पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी ब्लड सप्लाई की बात करें तो इसकी ब्लड सप्लाई होती है पेनक्रियाटिक आर्टरी से, जो कि स्प्लेनिक आर्टरी की ब्रांच होती है, ठीक है। और दूसरा सुपीरियर पेनक्रियाटोड्यूडेनल आर्टरी और इंफीरियर पेनक्रियाटोड्यूडेनल आर्टरी, ये 3 होती है इसकी ब्लड सप्लाई, ठीक है। उसके बाद वीनस सप्लाई की बात करें तो स्प्लेनिक वेन, जो कि सुपीरियर पेनक्रियाटोड्यूडेनल वेन और इंफीरियर पेनक्रियाटोड्यूडेनल वेन, इसके द्वारा इसकी सप्लाई होती है, ठीक है। तो आज के लिए बड़ा इंपोर्टेंट, बिल्कुल स्टार लगा लीजिए बेटा। थ्योरी पोर्शन के साथ साथ कुछ एमसीक्यू भी आपके एग्जाम से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूं। एप्लाइड एस्पेक्ट पढ़ना बहुत जरूरी है, एप्लाइड एस्पेक्ट में हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड सम कुछ डिसीजेस, कुछ टर्म के बारे में। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है? डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन कॉज द डिसीज कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटस। बेटा एक डिसीज होती है जिसका नाम है डायबिटीज मेलाइटस, जिसको आम भाषा में शुगर कहते हैं, ठीक है। हाइपरग्लाइसीमिया, तो डायबिटीज मेलाइटस इंसुलिन की कमी की वजह से होता है, ध्यान रखना, इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से होता है। मैंने आपको बताया था ये क्या करता है, इंसुलिन ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करता है? ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। और जिस व्यक्ति में इंसुलिन की कमी होगी बेटा, जिस व्यक्ति में इंसुलिन डिक्रीज कम होगा तो उसमें क्या होगा? ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन नहीं होगा, जिसकी वजह से उसे एक बीमारी लग जाएगी जिसका नाम है डायबिटीज मेलाइटस, एक डिसीज हो जाएगी डायबिटीज मेलाइटस, याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट याद रखिए, सेकंड पॉइंट देखिए, ये एमसीक्यू है आपके, एमसीक्यू है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये डायबिटीज के ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम कॉज डाइजेस्टिव डिस्टरबेंसेस, याद रखिएगा। जब पेनक्रियाटिक एंजाइम्स कमी हो जाए, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स कम हो जाए, डेफिशिएंट हो जाए, तो डाइजेस्टिव डिस्टरबेंस भी होगा। जैसा मैंने आपको बताया था कि पेनक्रियास के जो पेनक्रियाटिक एंजाइम है वो प्रोटीन्स का डाइजेशन करते हैं, किसका डाइजेशन करते हैं? प्रोटीन्स का, जो हम प्रोटीन इनटेक करते हैं। तो यदि किसी पेशेंट में पेनक्रियाटिक एंजाइम डिक्रीज होंगे तो प्रोटीन का डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव डिस्टरबेंस होगा, लिख लीजिए, इंपोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, कार्सिनोमा इज कॉमन इन दी हेड, याद रखिएगा, कार्सिनोमा का मतलब हो गया बेटा कैंसर, तो कैंसर हेड वाले पोर्शन में कॉमन होता है, ये भी एक क्या है? फैक्ट कह लीजिए या इंपोर्टेंट पॉइंट कह लीजिए।
कार्सिनोमा कॉमन होता है हेड वाले पोर्शन में पेनक्रियास के। उसके बाद अगला पॉइंट याद रखिए, अगला पॉइंट है पेन फ्रॉम द पेनक्रियास इज कॉमनली रेफर्स टू द बैक। पेनक्रियास से उठने वाला जो पेन है या पेनक्रियास से की डिसीज के द्वारा जो पेन होता है या पेनक्रियास में कोई इन्फ्लामेशन वगैरह होने की वजह से कोई पेन होता है तो वो रेफर आपका हमेशा बैक साइड की तरफ होगा। किधर की तरफ होगा? रेफर होगा बैक साइड की तरफ रेफर होगा। ठीक है, अगला पॉइंट, ये अगली टर्मिनोलॉजी है, क्या है? टर्मिनोलॉजी है पेनक्रियाटाइटिस। पेनक्रियाटाइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियास। याद रखिएगा जो आइटिस वर्ड है, आइटिस वर्ड का मतलब ही क्या होता है? इन्फ्लामेशन। और पेनक्रियास में इन्फ्लामेशन को हम क्या कहते हैं? पेनक्रियाटाइटिस। याद रहेगा। चलिए आज के लिए लास्ट पॉइंट, आज के लिए लास्ट पॉइंट पेनक्रियाटिक ट्यूमर्स। तो पेनक्रियाटिक ट्यूमर, ट्यूमर का मतलब क्या हो गया? ट्यूमर का मतलब मास ऑफ एबनॉर्मल सेल्स, मास ऑफ एबनॉर्मल सेल्स जिसको हम ट्यूमर कहते हैं। तो ट्यूमर की वजह से क्या होता है? बायलरी ऑब्स्ट्रक्शन होता है, मतलब जो बायलरी ट्रैक है बेटा उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होता है जिसकी वजह से पेशेंट में ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस। याद रहेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे इसको लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। और मैं फिर कह रहा हूं कि आपको यदि कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करें, या आपको कोई टॉपिक समझना है तो उसको भी आप कमेंट करें। मैं जल्दी से जल्दी उस टॉपिक पर लेक्चर लाने की कोशिश करूंगा। चलिए थैंक यू वेरी मच।